राघव बताता है कि जेल की जमीन के नीचे एक पुरानी सीवेज सुरंग है जो अंग्रेजों के समय बनाई गई थी और यहीं से शुरू होती है जेल से भागने की योजना। कहते हैं इंसान अपने कर्मों से नहीं हालातों से कैदी बनता है, पर जब हालात भी उसके खिलाफ हो जाएं और वक्त भी उसकी गर्दन पर हो तब किसे दोष दें। ये कहानी है कैदी नंबर 69 की। एक ऐसा शख्स जिसने जुर्म किया या शायद किया ही नहीं। सच क्या था ये जानने के लिए आपको चलना होगा उस जेल के अंधेरे कोनों तक जहां अब भी उसकी चीखें गूंजती हैं। साल था 1998। जगह थी सूर्यगढ़ जेल, एक ऐसा कहिला जो बाहर से जितना भव्य दिखता था अंदर से उतना ही डरावना। ये जेल उन लोगों के लिए थी जो व्यवस्था के लिए खतरा माने जाते थे, क्रांतिकारी, सोचने वाले, बोलने वाले और बदलाव लाने वाले। इस जेल में हर कोई सिर्फ कैदी नहीं था, हर कोई एक विचार था, एक लड़ाई का नाम था। मुख्य किरदार विवेक रंधावा, उम्र 38 साल, पेशा कॉलेज प्रोफेसर, अपराध छात्रों को सत्ता के खिलाफ सोचने की शिक्षा देना। विवेक को देशद्रोही कहा गया क्योंकि उसने सत्ता से सवाल पूछे थे। उसके साथ बैरक में था तपन घोष, एक तेज तर्रार पत्रकार जिसने सरकारी कागजात लीक किए थे, और तीसरा था जगदीश मेहता, एक किसान नेता जिसने हजारों गरीबों को उनके हक की लड़ाई सिखाई थी। तीनों के विचार अलग थे लेकिन मंजिल एक थी, आजादी। एक रात बैरक नंबर 7 में दाखिल होता है नया कैदी राघव सिन्हा, उम्र 60 के करीब, चेहरे पर झुर्रियां, बाल बिखरे हुए और आंखों में कुछ ऐसा जो बाकी कैदियों में नहीं था, उम्मीद। राघव के आते ही बैरक में कुछ बदलने लगता है। वो अजीब सी बातें करता है, दीवारों को ध्यान से देखता है, जमीन को ठोकता है। कुछ कैदी उसे पागल समझते हैं लेकिन विवेक समझ जाता है यह आदमी किसी दौर से आया हुआ रहस्य है। राघव एक रात कहता है, अगर तुम लोग सिर्फ जिंदा रहने आए हो तो यही पड़े रहो, पर अगर वाकई आजादी चाहिए तो मेरे साथ चलो। विवेक, तपन और जगदीश राघव की बातों पर विश्वास करते हैं और यहीं से शुरू होती है जेल से भागने की योजना। राघव बताता है कि जेल की जमीन के नीचे एक पुरानी सीवेज सुरंग है जो अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, अब बंद हो चुकी है। वो सुरंग अगर फिर से खोली जाए तो जेल के पीछे के जंगल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसकी ढेबारी इसके लिए चाहिए मजबूत लोग, भरोसेमंद साथी और बहुत समय। विवेक प्लान बनाता है, तपन अखबार और किताबों में छिपाकर लोहे की कीलें लाता है, जगदीश रात को पहरा देता है, राघव खुद हाथों से जमीन खोदता है, एक एक ईंट हटती है, मिट्टी चादरों में भरकर किचन में काम कर रहे आदिल के जरिए बाहर फेंकी जाती है। आदिल इस मिशन का छुपा हीरो है। हर रात गानों के शोर में आवाज छुपाई जाती है। सरबजीत जो बैरक में एक संगीतकार था, हर रात झूठा रियाज करता है और उसी समय खुदाई होती रहती है। दिन गुजरते हैं, रातें कटती हैं और हर सुबह एक नए जोश के साथ आती है। 567वीं रात को सुरंग आखिरकार पूरी हो जाती है। लंबाई 540 फीट, गहराई 15 फीट। रास्ता जेल की पीछे वाली पहाड़ी तक खुलता है जहां घना जंगल है। अब बारी थी प्लान के आखिरी हिस्से की, बाहर से मदद। विवेक की पत्नी स्वाति जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जेल से बाहर नेटवर्क बनाती है। वो एनजीओ से, चर्च से, गांव वालों से, पुराने छात्रों से मदद मांगती है। सब मिलकर एक पुरानी स्कूल बस को मॉडिफाई करते हैं जिसमें गुप्त कमरे हैं, कैमरे, नकली पेपर और वेशभूषा। बस तैनात होती है जेल से 2 किलोमीटर दूर जंगल की सीमा पर। लेकिन तब होता है विश्वासघात। एक कैदी नरेन, जिसे पूरा प्लान पता चल जाता है, जेल वार्डन को जाकर सब बता देता है। अगली रात सायरन बजते हैं, जेल के गेट बंद कर दिए जाते हैं, गार्ड्स की टोली सुरंग के पास पहुंच जाती है। भागने वाले कैदियों में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग पहले ही निकल चुके होते हैं, कुछ सुरंग में फंसे होते हैं। राघव को गार्ड गोली मार देता है लेकिन वो अपने शरीर से सुरंग का रास्ता बंद कर देता है ताकि पीछा न हो सके। विवेक, तपन और जगदीश आखिरी लहर में निकलते हैं। बाहर स्वाति की बस उनका इंतजार कर रही होती है। बस में सबको नए कपड़े, नकली आईडी और अलग अलग भाषाओं के लहजे सिखाए गए होते हैं। बस निकलती है धीरे धीरे अंधेरे की ओर। उस रात कुल 51 कैदियों ने भागने की कोशिश की। 41 सफल रहे, 10 पकड़े गए, एक शहीद हुआ, राघव सिन्हा। जंगल की उस काली रात में जब वो बस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, हर चेहरा खामोश था। कोई पीछे नहीं देख रहा था क्योंकि पीछे सिर्फ यादें थीं, राघव की चीख, गार्ड्स की गोलियां और वो सुरंग जिसे उन्होंने अपनी हथेलियों से बनाया था। विवेक की आंखें बार बार खिड़की से बाहर झांकती थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में बाहर है। जगदीश अब भी अपने कुर्ते में मिट्टी की गंध महसूस कर रहा था। तपन की जेब में अब भी वो टूटी हुई पेन पड़ी थी जिससे उसने जेल में अपनी आखिरी रिपोर्ट लिखी थी। बस ने अगले 3 घंटे तक एक भी शब्द के बिना सफर किया। स्वाति ने सबको चुपचाप खाना दिया, ब्रेड, पानी और कुछ दवाइयां। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। हर कोई जानता था असली सफर अब शुरू हो रहा है। सुबह के करीब 4 बजे
बस एक सुनसान फार्म हाउस के पास रुकती है जो एक पुराने मिशनरी स्कूल की आड़ में चलाया जा रहा था। वहीं सबको अलग अलग वेशभूषा में बदला जाता है। विवेक अब एक बंगाली लेखक बन जाता है, सुबोध घोषाल। तपन को एक दक्षिण भारतीय एनजीओ वर्कर का नाम दिया जाता है, सत्यनारायण पिल्लई। जगदीश अब हाजी इब्राहिम नाम का सूफी मौलवी बनकर एक गांव की ओर रवाना होता है। हर किसी को नकली पहचान, अलग अलग भाषा में कुछ वाक्य और एक ही आदेश दिया गया, तुम्हें अब जीना है, ताकि राघव की कुर्बानी जिंदा रहे। अगले कुछ हफ्तों में सब अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाते हैं और वहीं से शुरू होती है सिस्टम के खिलाफ सबसे खामोश लेकिन सबसे असरदार लड़ाई। विवेक ने पहाड़ियों में एक गुप्त स्कूल शुरू किया जहां वो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाता है बल्कि सवाल पूछना सिखाता है। तपन छोटे गांवों में पत्रकारिता की वर्कशॉप करता है, लोगों को बताता है कि सच कैसे लिखा जाए और किससे डरा जाए, किससे नहीं। जगदीश एक गांव में मस्जिद और मंदिर के बीच खाना बांटता है और हर थाली के साथ एक शब्द देता है, हक। लेकिन बाहर की दुनिया में एक और खेल शुरू हो चुका था। सरकार परेशान थी। 41 कैदियों के भागने की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छा गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बयान आते हैं और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कैसे हुआ ये सब। सरकार इसे एक आतंकी साजिश बताती है, पर एक एनजीओ एक अलग रिपोर्ट जारी करता है। वो कैदी नहीं थे, वो सोचते हुए इंसान थे। इस रिपोर्ट में राघव सिन्हा की कहानी भी होती है। एक फोटो जिसमें राघव अपने जेल वाले कपड़ों में बैठा है और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा है, हम मरेंगे नहीं, मिटाए जाएंगे नहीं। इस तस्वीर को देखकर देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरते हैं। बड़े शहरों में दीवारों पर लिखा जाता है, हम सब कैदी नंबर 69 हैं। अब विवेक छुपकर नहीं, खुलकर लड़ता है। स्वाति अब जेल सुधार आंदोलन की नेता बन जाती है। और फिर एक दिन साल 2002 एक गुप्त मीटिंग में तपन घोष एक किताब सौंपता है। नाम होता है सूर्यगढ़ फाइल्स। इसमें जेल से भागने की पूरी कहानी सबूतों के साथ दर्ज होती है। किताब छपती है और बैन हो जाती है, पर पीडीएफ वायरल हो जाती है। कहीं गांव में, कहीं पहाड़ी स्कूल में, कहीं किसी चाय की दुकान पर वो कहानी पढ़ी जाती है। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, पत्रकार सब एक ही बात कहते हैं, राघव मरा नहीं, वो हमारे भीतर जिंदा है। और फिर साल 2005 में एक नया कानून पास होता है, विचारधारा आधारित गिरफ्तारी पर रोक। वो जेल सूर्यगढ़ एक स्मारक में बदल दी जाती है। आज वहां एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ वो लोग बंद हुए थे जिन्होंने आजादी को सिर्फ इतिहास में नहीं, अपने खून में जिया था। कैदी नंबर 69 की कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो सवाल पूछता है। कोई कहता है वो पागल था, कोई कहता है मसीहा, पर सच्चाई सिर्फ इतनी थी, उसने आजादी को अपनी जान से ज्यादा चाहा। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी कई विवेक, तपन और जगदीश इस सिस्टम में कैद हैं। कुछ जेलों में, कुछ दफ्तरों में और कुछ अपने ही घरों में। और आज भी कुछ राघव जरूर होंगे जो दीवारें नहीं, सोच तोड़ते हैं। तो सोचिए, क्या हम वाकई आजाद हैं या बस एक और बैरक में चुपचाप सांस ले रहे हैं। अगर सवेरे आपको ये कहानी दिल को छू गई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि राघव जैसे किरदार भुला न दिए जाएं। और कमेंट करके बताएं, क्या आप भी कभी किसी दीवार से लड़े हैं। अगर आप ऐसी ही कहानियां फिर से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।